वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे अब कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रोडक्शन जो है वो अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इट रिक्वायर्स मोर टाइम। कम से कम अगर लगातार पूरा प्रोडक्शन पढ़ना है तो 2 महीने चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रोडक्शन को शॉर्ट शॉर्ट वे में पढ़ने का तरीका मैंने बताया था कि प्रोडक्शन को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है ना, 4 हिस्सों में। कैसे कि कास्टिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग एंड तब आप कह सकते हो लास्ट में फॉर्मिंग। तो इस तरह से 4 पार्ट्स में हम प्रोडक्शन को पढ़ेंगे उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है ना। तो कास्टिंग हमने पढ़ा क्योंकि वो बिल्कुल ही सेपरेट है इन तीनों से, तो कास्टिंग को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मशीनिंग पे। तो यहां पे मैं मशीनिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। ऐसे ही फिर बीच में 1-2 कोर सब्जेक्ट्स लेंगे और फिर बीच में मैं वेल्डिंग भी कराऊंगा। ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है इसको, ताकि आप पूरा भी एक साथ कवर करने में नहीं लगेंगे। नहीं तो क्या होगा कि 1 महीना आपका सिर्फ प्रोडक्शन में निकल जाएगा। तो ऐसे में अब यहाँ पे बीच में, और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चों, तो वेटेज अगर पूरी प्रोडक्शन में बोले तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मशीनिंग की है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मशीनिंग। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की। इतनी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे कि टॉपिक स्लिप हो जाए और दिमाग में ना आए। तो बच्चों, प्रोडक्शन को पढ़ते हुए आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी कोशिश ये मत रखो कि मुझे मैक्सिमम सिलेबस इसमें कवर करना है। आप कोशिश ये रखो कि जरूरी कंटेंट निपटने पे मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में आप जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे वो कम है। ठीक है ना। तो ये चीज मेरी गाइडेंस को ध्यान रखिएगा, तभी आप प्रॉपर कभी कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रांग है। नहीं तो आप कभी भी ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग बोलेंगे तब तक कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसी प्रोसेस आ जाएगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर डिटेलिंग, बहुत डिटेलिंग है प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे एक समझदारी से सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप प्रोडक्शन में, वही कहा ना, प्रोडक्शन ही पढ़ते रह जाएंगे। तो जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस रिक्वायर्ड है वो मैं आपको प्रॉपर्ली कंटेंट के थ्रू दूंगा। बाकी मेरी कोशिश वही है कि जितना क्वेश्चंस कवर कर सकें उस तरह से हम क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कास्टिंग में मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिया है। ठीक है ना, इतना जरूरत नहीं है। कास्टिंग किसी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो उस एक क्वेश्चन के लिए भी आपको 300-400 क्वेश्चन, 200-300 क्वेश्चन मिले हैं। तो वो ठीक है, एक बार का कंप्लीट कर लिया, बात खत्म। अब आगे चलें नाउ। तो इसी दौरान हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा मशीनिंग। तो बस अब फुल जोश से, फुल कंसेप्ट के साथ, बिना किसी आगे पीछे की टेंशन के कि क्या होगा, कितना आएगा, क्या आएगा, आप मशीनिंग को पढ़ें। क्योंकि अगर यहां स्लिप कर गए तो फिर कंसेप्ट भी नहीं बन पाएंगे और क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो यहां पे बच्चों, जब भी हम मशीनिंग को स्टार्ट करते हैं, देखिए, तो पहले मैं एक थोड़ा सा मूड बनाता हूं कैसे मशीनिंग क्या है, किस बारे में है। देखिए, हमें पता है मशीनिंग बोले या कटिंग बोले एक ही बात है। मशीनिंग बोले या कटिंग बोले एक ही बात है। दोनों का मतलब है मेटल रिमूवल, मेटल रिमूवल प्रोसेस। ठीक है। वैसे तो हर तरह के रिमूवल को हम कटिंग में ही डालेंगे, मशीनिंग में ही डालेंगे। चाहे वो हमारा वुड का, वुड, कोई लकड़ी को हम रिमूव कर रहे हैं लकड़ी से, या किसी प्लास्टिक से, कुछ भी। लेकिन यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ मेटल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ मेटल की बात करेंगे। तो किसी भी मेटल रिमूवल प्रोसेस को हम लोग मशीनिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो मेटल रिमूवल कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कुछ, किसी डिवाइस से, किसी ऑब्जेक्ट से, सॉरी, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वर्क पीस से हम कुछ मेटल को हटा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ मास उसका कम कर रहे हैं, मास को रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है बच्चों, मेटल रिमूवल प्रोसेस मतलब रिडक्शन इन मास, रिडक्शन इन मास, मास का रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना। मास को कुछ कम कर रहे हैं, मास को रिड्यूस कर रहे हैं, मेन बॉडी से कुछ मास को हम कम कर रहे हैं। समझ आ रही बात। तो अब हम कुछ मास का कम कर रहे हैं, देयर इज अ लॉस ऑफ मास। ठीक है, ध्यान से मेरी हर बात सुनिएगा। लॉस ऑफ मास, जब यहां मास का कुछ लॉस हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस, बिकॉज यहां कुछ ना कुछ कमी हो रही है। नेगेटिव प्रोसेस, यहां वेस्टेज हो रही है बच्चों। ये वेस्टेज है, यहां पे मटेरियल जो है वो स्क्रैप की फॉर्म में वेस्ट हो रहा है। मटेरियल स्क्रैप की फॉर्म में यहां पे वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस, वेस्टेज इन फॉर्म ऑफ मेटल स्क्रैप। ठीक है,
मेटल स्क्रैप की फॉर्म में वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे मेटल वेस्ट हो रहा है तो मतलब वो सब क्या वेस्टेज में ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इसलिए नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हम ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं, वेल्डिंग वगैरह ज्वाइनिंग को हम एक पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें मास ऐड होता है। जिस दिन हम ज्वाइनिंग स्टार्ट करेंगे वहां इसी तरह से स्टार्ट करेंगे हम, इंक्रीज इन मास, गेन ऑफ मास, ठीक है ना। तो वेस्टेज नहीं है, यूटिलाइजेशन है, तो वो पॉजिटिव प्रोसेस कहलाती है। फॉर्मिंग की जिस दिन हम बात करेंगे उस दिन हम क्या बोलेंगे कि फॉर्मिंग में कोई मास का चेंज नहीं हो रहा है, इधर से बॉडी को दबा रहे हैं उधर निकल रहा है, इधर से खींच रहे हैं उधर से कम हो रहा है। तो वहां क्या हो रहा है, सेम ही मास को इधर उधर कर रहे हो, मतलब फ्लो ऑफ मास चल रहा है। तो ना ही मास वहां ऐड होता है ना ही वहां सब्ट्रैक्ट होता है, वहां पे मास विल रिमेन सेम। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग, को हम जीरो प्रोसेस बोलते हैं। तो एक तरह से प्रोडक्शन को हम इन्हीं तीन चीजों से डिफाइन करते हैं प्रोडक्शन में। दैट इज मशीनिंग इज अ नेगेटिव प्रोसेस, joining is a positive process and forming is a zero process and casting is totally different process, ठीक है, समझ आई बात। तो that is called negative process। तो यहां पे हम लोग क्या बोले कि मशीनिंग is one of the मोस्ट एक्सपेंसिव, अब एक्सपेंसिव तो है ही, एक्सपेंसिव, और चल एक्सपेंसिव बोलना थोड़ा सा निर्दयता हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार ही एक्सपेंसिव हो। कई प्रोसेस में दूसरों के कंपेयर में थोड़ी सी सस्ती पड़ सकती है, ठीक है ना। मोस्ट यूजेबल कह सकते हैं और मोर एक्यूरेट प्रोसेस। अब ये एक्यूरेट हमने क्यों बोला इसे, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मशीनिंग की जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मशीनिंग प्रोसेस, किसी भी मशीनिंग प्रोसेस की मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चों। भाई आपको मैं बोलूं खाना खाने की आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, भाई भूख तो अलग चीज है, भूख तो है ही रिक्वायरमेंट, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, खाना आप खाएंगे कैसे, दैट इज योर टीथ, कट किससे करेंगे। तो कट करने के लिए ऐसी मशीनिंग करना है, आपको काटना है, मटेरियल को रिमूव करना है, तो मेन रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, मेन रिक्वायरमेंट आपकी टूल, दैट इज टूल, ठीक है ना। टूल आपकी मेन रिक्वायरमेंट हो जाती है किसी भी मशीनिंग प्रोसेस की। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यहां पे हम क्या बोले कि टूल इज द मेन रिक्वायरमेंट, तो इट मींस टूल क्या है, टूल इज अ स्पेसिफिकली डिजाइंड, स्पेसिफिकली बोल सकते हो या पर्पसली बोल सकते हो, मतलब स्पेशली किसी पर्पस के लिए। तो टूल इज अ स्पेसिफिकली डिजाइंड और पर्पसली डिजाइंड ऑब्जेक्ट used for removal, ठीक है ना, यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ मेटल, दिख रहा है यहां पे, रिमूवल ऑफ मेटल बाय अंडर सम मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है। बहुत सारे मशीनिंग ऑपरेशन है बच्चों, अंडर सम मशीनिंग ऑपरेशंस। तो अंडर वेरियस मशीनिंग ऑपरेशंस के चलते, ठीक है ना, अंडर सम मशीनिंग ऑपरेशन या अंडर वेरियस मशीनिंग ऑपरेशन, हम किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन से ये थ्रू, टूल क्या है हमारा, हमने क्या बोला, टूल एक पर्पसली डिजाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको स्पेशली डिजाइन करेंगे हम किसी मशीन के हिसाब से, चाहे वो सिंगल पॉइंट हो, मल्टी पॉइंट हो, जो भी हो, उसके हिसाब से, यूज फॉर रिमूवल ऑफ मेटल अंडर वेरियस मशीनिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो कई मशीनिंग ऑपरेशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं उस टूल को, ठीक है, जो स्पेशली डिजाइन होगा किसी मशीनिंग ऑपरेशन के हिसाब से। तो अब यहां पे जब हमने बोला कि टूल, इसीलिए यहां पे जब हमने बोला कि टूल हमें स्पेशली डिजाइन करेंगे, तो अब स्पेशली डिजाइन में हमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, उसकी
कटिंग एज। भाई टूल ऐसा ब्लंट टूल तो नहीं यूज करेंगे, तो टूल हैज या शुड हैव एन कटिंग एज। तो याद रखिएगा उस टूल की एक कटिंग एज भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें एक्यूरेटली कटिंग करना है, भाई एक्यूरेट मेन इंपॉर्टेंस क्या है, एक्यूरेसी है ना। टूल शुड हैव एन कटिंग एज फॉर बेटर एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है ना, आपको अपने दांतों से किसी चीज को परफेक्टली कट करना है ना। आपको एप्पल के सिंबल की तरह एप्पल को खाना है, तो उसके लिए आपके दांत में कटिंग एज होनी चाहिए। क्या आप विजडम टूथ से चबा कट मार सकते हैं क्या? नहीं ना, उसके लिए कटिंग हमारे पास इंसीजर्स, कैनिन्स ये दिए हैं टीथ, तो उनसे ही हम लोग प्रॉपरली कट पा रहे हैं, क्योंकि दे हैव सम कटिंग एजेस। ठीक है ना, तो ऐसे ही टूल में एक बेटर एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस के लिए कटिंग एज होती है। दैट्स व्हाई टूल को हम जो बेसिकली, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीन रुक गया ये। ठीक है ना, तो इसीलिए हम टूल को क्या करते हैं, क्लासीफाई भी इस कटिंग एजेस के बेसिस पे ही करते हैं। तो टूल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कटिंग एजेस। तो टूल्स को हम इस चक्कर में दो भागों में क्लासिफाई कर देते हैं बच्चों। एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और एक होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जब हम बात करते हैं, इट मींस इट हैव सिंगल कटिंग एज, इट हैव सिंगल कटिंग एज फॉर मेटल रिमूवल। मेटल रिमूवल के लिए सिंगल कटिंग एज यूज होती है। इट यूजेस सिंगल कटिंग एज फॉर मेटल रिमूवल। और इधर बात करें तो इट यूजेस मल्टीपल कटिंग एजेस फॉर मेटल रिमूवल। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल अगर बोले तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जैसे वेरियस लेथ ऑपरेशन, टर्निंग, फेसिंग इन लेथ, और भी कई सारे ऑपरेशन है, तो दे ऑल आर सिंगल कटिंग पॉइंट टूल से, सिंगल पॉइंट टूल से ही, सिंगल कटिंग टूल से ही होना है ये। ठीक है ना, लेकिन अगर यहां की बात करें हम लोग, तो जैसे मिलिंग, ब्रोचिंग, ठीक है ना, और भी कई सारे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, मिलिंग, ब्रोचिंग, जैसे इवन ग्राइंडिंग व्हील इज ऑल्सो मल्टीपल। थोड़ा डिफरेंट है वो, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील को भी हम मल्टीपल में ही डालते हैं। तो दे आर मल्टी पॉइंट, इट हैज मोर देन वन एजेस। जब कटिंग होगी तो एक से ज्यादा एजेस हैं हमारे पास कट करने के लिए। ठीक है ना, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सिर्फ एक टाइम पे एक ही एज जो है वो कटिंग करेगी। ठीक है ना, ये बेसिक सा डिफरेंस हो जाता है हमारे पास मशीनिंग में। तो बच्चों इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा मशीनिंग के अंदर पूरा सिलेबस आता है। अब क्या क्या चीजें हमारी मशीनिंग के अंदर आती हैं, तो याद रखिए, मैं जो आपको सिलेबस मशीनिंग के अंदर बता रहा हूं, ये सिलेबस वो होगा जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पेपर्स के हिसाब से। ठीक है ना, मैं पूरी दुनिया में जो मशीनिंग है वो नहीं खत्म करने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिए, आपको अपने पेपर को टारगेट करना है। तो आप ये मत सोचिए कि मशीनिंग में मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं वही बोल रहा हूँ, किसी भी कोर्स का पर्पस आप समझिए, आपका पर्पस पेपर निकालना है। यहाँ पे आपको मेन चीज फर्क, यहाँ पे इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर सिलेबस इसका बता रहा हूँ साथ साथ आपको कि क्या क्या चीजें आपको मशीनिंग में हम लोग कवर करके चलेंगे। तो इस तरह से, और कहाँ से न्यूमेरिकल और कहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी रहेगी। क्लियर है, तो यहाँ पे एक तरह से वेटेज भी हम बात करें, और डिस्क्रिप्शन में भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या वेटेज हमारी यहाँ पे होती है। तो मशीनिंग की जब हम बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए
हमारे पास सबसे पहले मशीनिंग में, यहीं से मशीनिंग में हम यहीं से सबसे पहले अपना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उसके बाद मल्टीपल की प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो हम सबसे पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरफ ही स्टडी को अपनी बढ़ाएंगे। क्लियर है? ठीक है। बाकी जो भी प्रॉपर वेटेज न्यूमेरिकल, वो सब मैंने वेटेज न्यूमेरिकल का अलग से लेक्चर में बनाता ही हर बार। कवरेज, सिलेबस कवरेज एंड वेटेज, वो आप वहां देख सकते हैं कहां से न्यूमेरिकल क्या आएगा, उसमें मैं डिटेल दूंगा। यहाँ पे प्रॉपर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वहां आपको डिटेल मिल जाएगी, वो लेक्चर सबसे पहले डलता है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा स्टार्ट ही कर रहा हूं, तो इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब देखिए यहां से हम प्रोसेस को पढ़ेंगे। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में बहुत सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, याद रखिए, हमें कवर करना है यहाँ पे सबसे पहले तो टूल ज्योमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन अपने आप में यहां से रहेगा, फुल डिटेल में टूल ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किसकी, फोर्स कैलकुलेशन, कई सारी कैलकुलेशन यहां पे हम करते हैं। चिप थिकनेस रेशियो डिफरेंट है ना, ठीक है। चिप्स वगैरह के बारे में थ्योरी, मतलब जितनी भी थ्योरी है सिंगल पॉइंट टूल की, वो यहाँ पे कवर करनी है। टूल लाइफ कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंगल पॉइंट टूल में जाएंगे, फिर आगे लेथ ऑपरेशंस में। तो लेथ खत्म करने के बाद समझ लीजिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सारी थ्योरी जो है वो खत्म होती है। लेकिन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तक की बात करें तो वो हम यहाँ टोटल कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले इसलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्रॉम द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को डिटेल में। चलिए बच्चों यहाँ से बात करते हैं हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री की। तो सबसे पहले हम टूल ज्योमेट्री को समझें। तो टूल ज्योमेट्री के लिए हर चीज डिटेल में देखिएगा बच्चों, जब तक समझना है प्रॉपरली इसको देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए, जो हमारा टूल होता है वो भी तो किसी कटिंग से ही बनेगा ना। तो सिंगल पॉइंट टूल में किसी चीज को कट करके ही बनेगा। तो पहले जो सेक्शन हमारा होता है जिसपे टूल, समझ लीजिए आपका होल्डर भी फिट होता है, ठीक है। टूल पोस्ट जो है, जो चीज में टूल को होल्ड करता है, तो इसको होल्डर बोलो या इसको हम बोलते हैं शैंक। तो दैट इज कॉल्ड शैंक ऑफ द टूल, ठीक है। तो शैंक वही हिस्सा है जहां पे टूल हमारा जो है वो इस तरह से टूल पोस्ट में ऐसे फिट होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा टूल पोस्ट में फिट होगा। तो ये हिस्सा जो है हमारा वो शैंक कहलाएगा। ये टूल है हमारा आगे, तो ये हिस्सा हमारा शैंक कहलाएगा जो टूल पोस्ट में फिट होगा। तो होल्ड करने वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड शैंक। तो पहले हमने ये कटिंग, सीधा सीधा कटिंग एज दिखाया। अब इसमें कटिंग एज बनेगी टूल में। तो ये चीज आपको मैंने स्ट्रेट इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ पे हम एज बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये शैंक है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है फेस। इसको हम लोग बोलते हैं रेक फेस। ध्यान से मेरी हर बात को सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड रेक फेस। ये वाला जो हिस्सा कहलाता है दैट इज कॉल्ड फ्लैंक। और इसको डिटेल में बोलने तो हम कहते हैं साइड फ्लैंक, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड फ्लैंक, और इसको हम बोलते हैं एंड फ्लैंक। तो याद है, क्लियर है, शैंक, रेक फेस, साइड फ्लैंक, एंड फ्लैंक। पहले तो ये फेसेस आपको सारे क्लियर होंगे, तीनों फेसेस क्या हैं, क्लियर है। तो इधर वाले हिस्से को हम हमेशा साइड ही बोलेंगे, चाहे एंगल भी दिखाएंगे तो भी साइड में दिखाएंगे। ये हमेशा ऊपर रेक फेस कहलाएगा, एंगल भी रेक कहलाएंगे। इधर हमेशा एंड फेस कहलाएगा, एंगल भी एंड कहलाएंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। नाउ अब एंगल्स कैसे बनेंगे। अब बच्चों जो जो सीधे सीधे प्लेन दिख रहे हैं उन सबको इंक्लाइंड कर दीजिए, सारे एंगल अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। पहले इतनी बात समझ में आपके आगे सारे फेसेस समझ गए आप, फेस फ्लैंक कौन कौन से हैं, शैंक क्या है, क्लियर है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले हम रेक फेस को पकड़ते हैं बच्चों, बिकॉज रेक फेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेक फेस को हम किस तरह से बनाएं, ठीक है। तो रेक फेस को हम क्या करें, चलो पहले मैं कुछ और तरीके से बता, चलो ठीक है, रेक फेस को करते हैं। तो रेक फेस को सबसे पहले देखिए, ऊपर का सरफेस ऐसे है, ये ऊपर का सरफेस ऐसे है रेक फेस का, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दे नीचे को। तो ये सरफेस समझ लीजिए ऐसे है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे को इंक्लाइन कर दें इधर को, और आगे से इधर को। तो ये समझ लीजिए कैसे हो जाएगा, इधर से इधर और आगे से इधर। तो ये थोड़ा सा इधर को हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्लेन है, कोई प्लेन है जो ऐसे है, उसको थोड़ा उधर कर दिया जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर कर दिया जाए नीचे को,
और आगे से थोड़ा सा ऊपर को उठा दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अब यहाँ से प्रॉपर पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसा, इस तरह का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से पूरा पूरा डायग्राम आपको नहीं दिख सकता, तो इसलिए आपको मेनली मैं एक ही इंक्लाइन दिखा सकता हूँ ऐसे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोले, ये यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ऐसे नीचे को चले जा रहा है, इस तरह का कुछ एंगल बना के। ठीक है, इस तरह का यहाँ से कुछ एंगल बना के नीचे चले जा रहा है ये हिस्सा। तो इस रेक फेस को हम हटा देते हैं फिलहाल, अभी एंगल दिखा रहे हैं तो ये हिस्सा रेक फेस का नीचे ऐसे चले जाता है, इस पॉइंट से कहीं नीचे को डाउन। ठीक है, तो ये डाउन चले जाता है और आगे से जो है वो थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है। तो आगे से ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ऐसा उठ जाएगा। तो आगे वाला अभी आपको एंगल जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक साथ दो व्यू नहीं दिख सकते ना यहाँ पे इस तरह से। तो हम बाकी के एंगल बना लेते पहले। तो एक एंगल मैंने यहाँ बनाया, इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा एस। अल्फा हम रेक एंगल को दिखाते हैं, तो यहाँ पे मैं साथ साथ एंगल लिखता रहूं। अल्फा एस इज दी साइड रेक एंगल। अल्फा एस इज दी साइड रेक एंगल। समझ आए बच्चों बात। नाउ अब यहां से हमने थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दिया आगे से। ठीक है, अब उसको भी एंगल को बनाते हैं। एक रेक एंगल अभी बचता है, उसको थोड़ा रुक के बनाएंगे, पर नीचे की शेप बन जाए। अब देखो, अभी जो साइड फ्लैंक है, साइड फ्लैंक को हम क्या करें, थोड़ा अंदर को दबा दें। ठीक है ना, और ये चीज भी थोड़ा सा अंदर को, मतलब ये जो है सीधी लाइन, इसको थोड़ा सा एंगल ऐसे बना दें। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है। तो ये एंगल बन जाता है साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, समझ आई बात। और यहां से थोड़ा सा अंदर को ले जाएं, यहां से इन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड साइड रिलीफ एंगल। समझ आई बात। तो यहां से हुआ साइड कटिंग एज एंगल, नीचे से हुआ साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, नाउ अब यहां से क्या करें हम, एंड फ्लैंक को, अब एंड फ्लैंक को भी थोड़ा अंदर को दबा दें। तो यहां से एंड फ्लैंक को अंदर को दबाएंगे तो ये भी क्या होगा, थोड़ा सा एंगल जो यहाँ पे टिप पे मीट कर रहा है, ठीक है, टिप पे मीट कर रहा है, वो थोड़ा सा अंदर को चला जाएगा। और ये एंगल जो है आपका अंदर को जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंड रिलीफ एंगल। ठीक है, और ये साइड कटिंग एज एंगल था, इसकी टिप भी थोड़ी सी इधर से ऐसे ले जाओ। ठीक है, अब जो उठा हुआ था वो पोर्शन ढक जाएगा, ऐसे ले जाओ। तो ये जो एंगल है वो यहां से हटा, दैट एंगल इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोले, एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है ना, ये साइड कटिंग एज था, सॉरी सीई से दिखाएं, एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है ना, तो ये हमारा हिस्सा फ्लैंक व्लैंक सब यहाँ से हटा दीजिए। तो ये टूल जो है वो ब्लू ब्लू वाला पोर्शन में टूल को मार्क कर दूं, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है बच्चों, कुछ ऐसे। ठीक है, तो टोटल जो है हमें कुछ इस तरह की सारी एजेस जो है वो दिखाई देती हैं हमारे टूल में। तो यहाँ पे हम देखें अल्फा एस, अल्फा बी, सी एस, सी ई, गामा एस, गामा ई। ये 1 2 3 4 5 6 एंगल बच्चों मैंने दिखाए। ठीक है, अब मैं आपको फिर से इसका डायग्राम दिखा रहा हूं थोड़ा दूसरे तरीके से, ताकि जहां से आपको सारे एंगल दिख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां एक एंगल बनाया, उसके बाद यहां एक एंगल बनाया, यहां एक एंगल बनाया। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आगे टिप पे लेके उठा दिया हमने यहां से ऐसे, और यहाँ से जो है वो टिप नीचे इधर जोड़ दी। अब यहाँ से एक कर बनाया, कर बना के उधर को ले गए, और वहाँ से कहीं यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ से कहीं यहाँ जोड़ दिया, कुछ इस तरह से। तो ये जो टिप बनती है ना बच्चों, ये जो टिप बनती है जहाँ पे ये एक्चुअली में बिल्कुल शार्पली जोड़ना चाहिए था, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से ऐसे शार्पली जुड़ा हुआ रहता है।
तो इस टिप को हम लोग क्या करते हैं, कर बना देते हैं। पहले मैं बाकी के एंगल बना दूं, तो यहाँ पे एक एंगल बनाया हमने, यहाँ पे एक एंगल बनाया हमने, अब मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे एक एंगल बनाया हमने, यहाँ पे एक एंगल बनाया हमने, और यहाँ पे एक एंगल बनाया हमने। ठीक है, तो ये हमने टोटल 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे एक एंगल बनाया हमने, 6 एंगल यहाँ पे हम देख सकते हैं। देर आर 6 एंगल्स इन दिस टूल ज्योमेट्री। जो क्या क्या है अब उन्हें यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। तो एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, और एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, और एक एंगल है ये। देर आर 6 एंगल्स। अब फिर से मैं लिख दूं, सबसे पहले दैट इज कॉल्ड अल्फा एस, जिसको हमने बोला साइड रेक एंगल। दूसरा, आगे से जो टिप उठा हुआ है दैट इज कॉल्ड अल्फा बी, जिसको हमने बोला बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल। अभी इन सब एंगल की डिटेलिंग भी देंगे बच्चों। ठीक है, तीसरा यहाँ पे हमने बोला साइड कटिंग एज, सी एस, दैट इज कॉल्ड साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, सीई एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, गामा एस साइड रिलीफ एंगल। अभी किन का मतलब क्या है, क्या रोल है इनका टूल की कटिंग में, वो सब हम देखेंगे। और गामा ई, दैट इज कॉल्ड एंड रिलीफ एंगल। क्यों इन्हें रिलीफ बोलते हैं ये भी देखेंगे। और यहाँ पे जो टिप बनी है बच्चों, ये टूल की टिप जो है वो टिप बड़ी शार्प होती है, तो इसके लिए उस टिप को हम क्या करते हैं, हल्का सा कर्व फॉर्म में राउंड कर देते हैं, तो दैट टिप विल बिकम राउंड। ठीक है ना, इस तरह से राउंड फॉर्म में कर देते हैं, एंड दैट राउंड कर्वेचर, रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर इज कॉल्ड नोज रेडियस। ठीक है ना, कर्वेचर ऑफ दिस कर्व आर इज कॉल्ड नोज रेडियस, जिसको हम नोज रेडियस बोलते हैं बच्चों। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड दैट कर्वेचर। तो सब में अपने आप में बच्चों एक एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल हमने टूल ज्योमेट्री दिखाई, जिस टूल ज्योमेट्री में ये हमारे 7 पैरामीटर्स हैं। तो किसी भी टूल ज्योमेट्री में याद रखिएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की टूल ज्योमेट्री में देयर आर 7 पैरामीटर्स। इसमें 7 पैरामीटर्स होते हैं हमारे किसी भी तरह की टूल ज्योमेट्री में। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। नाउ अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से एंगल को देखना है, तो आप व्यूज के हिसाब से देखिए बच्चों, ज्यादा बढ़िया आपके समझ में आएगा। तो देखिए, अब मैं आपको व्यूज के साथ दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये है मेरा साइड व्यू, अब इसी को हम साइड व्यू से देखें, इसी को हम सामने फ्रंट व्यू से देखें, और इसी को हम ऊपर टॉप व्यू से देखें। तो आपको मैं चारों व्यू बना के दे रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा कौन से एंगल की किस तरह से बात हो रही, क्योंकि वहां से आप प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो डिफरेंट व्यूज, ठीक है, पहले मैं हटा देता हूं 7 पैरामीटर्स, यहाँ पे थोड़ा जगह स्पेस मिलेगा। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं अगर, तो साइड व्यू से ये टूल आपको कैसा दिखाई देगा। दिस इज योर शैंक, ये शैंक है आपका। शैंक में टूल आपको यहां से स्ट्रेट और यहां से ऐसा दिखाई देगा। अब जो नीचे वाली एज है वो आपको थोड़ी अंदर जाती हुई दिखाई देगी, और इट इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर शैंक, दिस इज, ठीक है, ये शैंक है।
और यहाँ देखिए दो एंगल दिखाई देंगे बच्चों, एक तो आपको ये दिखाई देगा एंगल दैट इज कॉल्ड एंड रिलीफ एंगल, एक तो आपको एंड रिलीफ एंगल दिखाई देगा, दूसरा आपको क्या दिखाई देगा यहाँ से उठा हुआ दैट इज कॉल्ड बैक रेक एंगल। ये दो एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टिप आगे की उठी हुई टिप जो दिखाई दे रही है तो दैट टिप इज कॉल्ड, एक तो आपको ये टिप दिखाई दे रही है तो दैट इज कॉल्ड बैक रेक एंगल अल्फा बी, और एक आपको यहाँ पे अंदर जाता हुआ फ्लैंक जो है एंड फ्लैंक जो है वो एंड फ्लैंक अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एंड फ्लैंक अंदर जा रहा है उस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला है एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल। क्लियर है? तो ये दो एंगल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ वी हैव अब हम दूसरा व्यू देखिए फ्रंट व्यू। इफ यू गो थ्रू फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू अगर हम देखें सामने से तो सामने से हमें कैसा दिखाई देता है बच्चों, सामने से हमें यही चीज जो है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। सामने से भाई शैंक दिखाई देगा पहले तो पूरा का पूरा, तो शैंक का जो क्यूब है वो पूरा पूरा स्क्वायर टाइप जो है वो ऐसा सेक्शन दिखाई देगा। अब इसके बीच में टूल ज्योमेट्री है, सामने देखें तो इसके बीच में टूल ज्योमेट्री है, तो उसमें हमें कैसा दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहां से कुछ इस तरह से हमें जो है वो दिखाई दे रहा है इस तरह से टूल। तो यहाँ पे हम सामने से देख सकते हैं दो एंगल दिख रहे हैं बच्चों हमें, एक तो हमें दिख रहा है ये साइड रेक एंगल ऊपर वाला प्लेन जो है इंक्लाइंड, एक तो हमें दिख रहा है अल्फा एस साइड रेक एंगल, दूसरा हम यहाँ से देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो दो एंगल हमें यहाँ से भी दिखाई देते हैं, साइड रिलीफ और साइड रेक एंगल। क्लियर है? लास्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों टॉप व्यू की, तो अब इसे टॉप व्यू से अगर आप देखो तो टॉप व्यू से आपको क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसा है, एक तो ऐसा है, यहाँ पे एक कर्व है और उस कर्व से ऐसे अंदर को है और ये आपका यूं है। तो देखिए अब यहाँ पे टूल आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है साइड व्यू में, तो आप देख सकते हो एक तो ये एंगल है जो हमने क्या बोला है दैट इज कॉल्ड साइड कटिंग एज एंगल सी एस, साइड कटिंग एज एंगल, दूसरा नोज रेडियस है ना, ये कर्व जो है वो नोज रेडियस दिखा रहा है, और तीसरा जो हमने यहाँ पे बोला दैट इज योर एंड कटिंग एज एंगल सी ई, एंड कटिंग एज एंगल। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों तरह के व्यू एंगल्स के साथ, जहाँ पे आप दो दो एंगल्स सबके साथ देख सकते हो, तो टोटल मिला के 6 एंगल हो जाते हैं यहाँ पे इस फिगर में, और एक नोज रेडियस देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे उसी के साथ एक पैरामीटर हो जाता है, वन मोर पैरामीटर। टोटल देयर आर 7 पैरामीटर्स इन अ टूल ज्योमेट्री। तो किसी भी टूल ज्योमेट्री में यहाँ पे इसी तरह से हम देखते हैं तो 7 पैरामीटर्स हमें नजर आते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो आइए अब इन एंगल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग जानते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंगल जो बच्चों आपके पास है वो है आपका रेक एंगल। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज योर रेक सरफेस, रेक फेस और सरफेस। तो रेक फेस और सरफेस क्या है, ठीक है? तो रेक फेस और सरफेस क्या है? द सरफेस along which the surface along which ठीक है, याद रखिए मैंने क्या बोला आपको कि ये हमारी कटिंग एज थी, साइड कटिंग एज, ये हमारी एंड कटिंग एज थी, ठीक है ना, और ये हमारा फेस था और ये हमारा फ्लैंक था। ऐसा था कुछ टूल हमारा, ठीक है ना, इस तरह का था हमारा टूल कुछ, ठीक है ना, इस तरह का हमारा टूल था बच्चों कुछ। तो हमने क्या बोला था, ये फेस है और ये फ्लैंक है। अब देखिए ये फेस और ये फ्लैंक और ये भी फ्लैंक है, वो साइड फ्लैंक है, ये एंड फ्लैंक है। तो अगर चिप यहां से निकल रही है या कटिंग यहां से हो रही है, भाई कटिंग एज या तो ये है या कटिंग एज ये है, तो चिप यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, तो क्या होगा, अगर ये कटिंग एज है तो याद रखिए फ्लैंक वाला हिस्सा जो है
वो वर्कपीस मटेरियल को टच करता है, और फेस वाला हिस्सा जो है वो चिप को टच करता है। चिप जो है वो फेस के ऊपर से निकलता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, द सरफेस, अभी और डायग्राम बनाऊंगा तो आपके समझ में आएगा, द सरफेस अलोंग विच चिप फ्लो, ठीक है ना, वो सरफेस जिसके ऊपर से चिप क्या है, फ्लो करता है, चिप मूव्स अपवर्ड, द सरफेस अलोंग विच चिप मूव्स अपवर्ड is known as रेक फेस। ऐसे फेस को हम रेक फेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अगर बोले फ्लैंक, तो व्हाट इज कॉल्ड फ्लैंक, तो याद रखिएगा फ्लैंक को हम लोग, आपने देखा फ्लैंक में हमने जो भी एंगल बनाया उनको मैंने रिलीफ एंगल बोला है, बिकॉज फ्लैंक और रिलीफ सरफेस एक ही बात है। फ्लैंक और रिलीफ सरफेस एक ही बात है। अब देखिए जो मैंने कहा उसको मैं थोड़ा सा यहां पे एक अलग से फिगर से आपको समझाऊं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए दिस इज अवर वर्क पीस, ये हमारे पास कोई वर्क पीस है, थोड़ा यहां पे बनाते हैं फिगर को, दिस इज अवर वर्क पीस, ये हमारे पास कोई वर्क पीस है, ठीक। अब इस वर्क पीस में हमने मशीनिंग करनी है, वो जो टूल चलाना है, तो टूल की मैं कोई कटिंग एज लेता हूं और कटिंग एज के इसके ऊपर चलाता हूं। तो जैसे ही कटिंग एज लाता हूं, मान लीजिए मैंने इतना मटेरियल जो है वो रिमूव कर दिया, इसका इतना मटेरियल जो है इसका वो रिमूव कर दिया। तो इतना मटेरियल रिमूव कर दिया, इसका मतलब जो अब जो हिस्सा होगा वो ऐसे हो चुका होगा, और यहां से ऊपर जो चिप है वो इस तरह से चल पड़ी होगी, ठीक है ना। इतना मटेरियल जो रिमूव हुआ वो यहां से यहां इस तरह से फ्लो किया होगा, लाइक दिस इज अवर चिप। ध्यान से समझिएगा मेरे इस फिगर को, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है जो हमने मशीन कर दिया, दिस इज कॉल्ड मशीन सरफेस। दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, इसको हम मशीन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड अनमशीन्ड सरफेस, जो अभी मशीन नहीं हुआ है, ठीक। दिस इज अवर वर्क पीस, और यहां पे मैंने कटिंग एज लगाई, भाई इसकी कोई थिकनेस होगी ना, इसकी कोई थिकनेस होगी। अगर 3D डायग्राम बनाओ, 3D अब बनवा देते हैं आप, तो 3D बनाएं अगर हम, तो कुछ ऐसे होगा ये। चलो 3D बनाते हैं डायग्राम, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। तो मान लीजिए इसको मैं थोड़ा 3D बनाऊं डायग्राम को ऐसे, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे चिप रिमूव होगा 3D डायग्राम में देखे तो यहां पे बच्चों हमारा कुछ टूल आएगा। अब देखिए ये हमने कुछ टूल की कटिंग एज लगाई इस तरह से, और जो टूल है वो नीचे वाले मशीन सरफेस पे टच नहीं करेगा बच्चों, ये चीज का ध्यान रखना है, इससे थोड़ा सा रिलीफ करके रहेगा, इसीलिए हम उसे रिलीफ सरफेस भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो इसके कांटेक्ट से थोड़ा सा रिलीफ रहता है, कुछ इस तरह से। क्या हम इसका सेक्शन दिखाएं कोई कट करके, कुछ ऐसे, मान लीजिए इस तरह से कट कर रहा है, तो ये हमारा टूल है ना। तो यहां आप इस टूल को देख सकते हैं। अब इस टूल में आपको आराम से नजर आ रहा है बच्चों, दिस इज योर फेस, ये हमारा रेक फेस है, ये हमारी अंदर कटिंग एज है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है प्रॉपरली, जो अंदर इंसर्ट है वो कहीं कटिंग एज है हमारी, ठीक है। दिस इज अवर टूल,
ठीक है। और ये देखिए ये फेस है तो इसके नीचे वाला क्या कहलाएगा, दिस इज अवर फ्लैंक, ये हमारा फ्लैंक कहलाएगा, ठीक है। इसके नीचे वाला हिस्सा हमारा फ्लैंक कहलाएगा। तो ये फेस है, ये फ्लैंक है, ये टूल है। अब यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, रेक एंगल क्या होगा फिर, तो अगर मैं यहां से नॉर्मल खींचता हूं, यहां से मैं एक नॉर्मल लाइन खींचता हूं, सीधा स्ट्रेट लाइन खींचता हूं यहां से ऊपर, कुछ ऐसे। तो यहां से अगर मैं नॉर्मल लाइन खींचता हूं तो ये नॉर्मल लाइन के साथ ये फेस जो एंगल बना रहा है, नॉर्मल लाइन के साथ ये जो एंगल बना रहा है फेस, दैट इज योर रेक एंगल, दैट इज योर रेक एंगल। और जो सरफेस, मशीन सरफेस से थोड़ा बच के चल रहा है हमारा फ्लैंक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीफ एंगल, या फिर हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो इसको हम रिलीफ या क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, जो हम बचा के चलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अल्फा इज द रेक एंगल एंड गामा इज द रिलीफ और क्लियरेंस एंगल। अब समझे ना आप रिलीफ क्यों बोल रहे हो उसे, क्योंकि वो उस कॉन्टेक्ट से रिलीव करके रखता है हमारे टूल को, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का सिस्टम जो है वो हमारा ऐसे फ्लो करता है। ये हमारे कुछ मेन पैरामीटर्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कि वो चिप है, वो वर्कपीस है, वो फेस है, वो फ्लैंक है, वो टूल, क्योंकि इनमें अगर क्लैरिटी आपको सही रहेगी तो आपका कंसेप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सही बनता जाएगा बच्चों। लेकिन अगर इसी में अगर आप कहीं कंफ्यूज रहेंगे तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो टूल जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आगे, इस डायरेक्शन में आगे टूल जो है हमारा वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक टच दे दें, क्योंकि जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक एक्चुअल 3D बॉडी नहीं नजर आएगी ना, कुछ इस तरह से। नाउ अब यहां पे देखिए, तो यहां पे फ्लैंक और रिलीफ सरफेस, तो इसलिए हमने रेक फेस को क्या बोला, द सरफेस अलोंग विच चिप फ्लो, चिप मूव अपवर्ड इज नोन एज रेक फेस। तो फ्लैंक और रिलीफ सरफेस को क्या बोलेंगे, फ्लैंक और रिलीफ सरफेस क्या हुआ, जो मशीन सरफेस से अलग करे हुए है, द सरफेस विच इज रिलीव टू अवॉइड, द सरफेस विच इज relieved to avoid rubbing off flank with machined surface of metal workpiece, ठीक है ना। मेटल वर्कपीस के मशीन सरफेस से रबिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है वो फ्लैंक को क्रिएट करते हैं। तो फ्लैंक ऐसा सरफेस है जो एक एंगल बना के अवॉइड करके चलता है। समझ आई बात, क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं बच्चों रेक एंगल की। अब रेक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म हो जाती है। आइए बात करते हैं रेक एंगल की। तो ये बच्चों हमने बात करी टोटल हमारे फेस, फ्लैंक, रैक, सरफेस वगैरह के बारे में और एंगल के बारे में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम रेक एंगल को ढंग से समझें कि रेक एंगल में क्या क्या केसेस बन सकते हैं, और बाकी जो एंगल है, पहले तो रेक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसी को टोटल डिस्क्रिप्टिव वे में हमें समझना होगा। उसके बाद हमें साथ साथ समझना होगा कि रेक एंगल के अलावा जो साइड कटिंग एज एंगल है, एंड कटिंग एज, इनके कम ज्यादा होने से कटिंग में क्या फर्क पड़ता है। तो जितने भी 7 पैरामीटर्स हैं उसमें खासकर 4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन 4 पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है कटिंग में, ये हमें देखना होगा, क्योंकि यहां से फिर एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे हम अपने एंगल्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, एंजॉय योर स्टडीज।